नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में अपन लोग कक्षा 11 की जो आरोह पुस्तक है उसमें एक अध्याय जोड़ा गया है। मनु भंडारी का एक एकांकी है रजनी नाम से, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा, मनु भंडारी का जो मूल नाम है ना वो है महेंद्र कुमारी। मनु भंडारी का मूल नाम क्या है? महेंद्र कुमारी। और इनका जन्म हो 1931 में भानपुरा मध्य प्रदेश में हुआ। लेकिन इनकी जो किशोरावय है यानी किशोरावस्था की जो उम्र है वो अपने राजस्थान के अजमेर शहर में बीती थी, क्योंकि इनके पिताजी हैं वो राजस्थान के अजमेर शहर में रहने लग गए थे। सुख संपत्ति राय इनके पिताजी का नाम था, वो भी एक लेखक थे। और इनका जो देहांत है वो पिछले साल मतलब 15 नवंबर 2021 को हुआ है। ध्यान रखना, एनसीईआरटी पुस्तकें अपडेट नहीं है, इस वजह से इनमें कई लेखकों के देहांत नहीं लिखा हुआ है। तो इनका देहांत है वो 15 नवंबर 2021 को हुआ। अब इनकी प्रसिद्ध रचनाएं पहले अपन देखते हैं। इनकी कहानियाँ संग्रह हैं कि एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, तीन निगाहों की तस्वीर, यही सच है, त्रिशंकु, आंखों देखा झूठ। तो ध्यान रखिएगा, यही सच है, इस कहानी पर इनकी रजनीगंधा नाम से एक फिल्म भी बन चुकी है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छी कहानी है, यही सच है। और वाकई ही वो फिल्म जैसे ही आप देखोगे तो मतलब ऐसी शानदार कहानी है वो, फिल्म के माध्यम से इस प्रकार से दर्शाया गया है कि सच में वो इंसान को जीवन की सच्चाई का पता चल जाता है कि हाँ यही सच है। ठीक है, ये याद रखना कहानी संग्रह कि एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, तीन निगाहों की तस्वीर, यही सच है, त्रिशंकु और आंखों देखा झूठ। अब एक बात और महत्वपूर्ण है, देखिए, एक ही शीर्षक से अनेक लेखकों के द्वारा अनेक अनेक विधाओं का निर्माण कर दिया गया है। जैसे त्रिशंकु निबंध है वो अगेय के द्वारा लिख दिया गया है, किसी ने त्रिशंकु नाटक लिख दिया है, किसी ने त्रिशंकु उपन्यास लिख दिया है, किसी ने कहानी लिख दी है, इस प्रकार से। ठीक है ना। इनकी प्रसिद्ध कहानियां भी बता दूं, जैसे रानी माँ का चबूतरा है, अक्षय है, तीसरा आदमी है, एहलगाव है, आंखों देखा झूठ है, नशा है, तीन निगाहों की तस्वीर है। ये एक खास बात और भी ध्यान रखने वाली है, विद्यार्थी कई बार प्रश्न करते हैं कि सर एक प्लेट सैलाब है, ये तो आप कहानी संग्रह, जबकि कई बार पढ़ने को ये भी मिलता है हमको कि एक प्लेट सैलाब ये कहानी है। तो कोई भी कहानी संग्रह होता है ना जिसमें 10 या 12 कहानियों का एक साथ संग्रहण किया जाता है लेखक या लेखिका के द्वारा, तो उसमें एक कहानी जो शीर्षक रखता है ना उससे संबंधित भी एक कहानी उस संग्रह में होती है, ये भी ध्यान में रखना। इसलिए ये संग्रह भी होता है और ये अकेली कहानी भी होती है, इसमें कंफ्यूज ना हो ज़्यादा। इनके प्रसिद्ध उपन्यास आपका बंटी, महाभोज, स्वामी, एक इंच मुस्कान बहुत प्रसिद्ध है। एक बार द्वितीय श्रेणी में यही प्रश्न पूछा गया है कि एक इंच मुस्कान इन्होंने राजेंद्र यादव के साथ में मिलकर के लिखा था, यानी दोनों पति पत्नी हैं। ये राजेंद्र यादव और मनु भंडारी पति पत्नी हैं। तो एक इंच मुस्कान है, दोनों पति पत्नी ने मिलकर के लिखा था, इस बात का खास तौर से ध्यान रखें। और महाभोज उपन्यास है ना इनका, इसका इन्होंने नाटक में क्या कर दिया था, रूपांतरित कर दिया था। नाट्य रूपांतरण किसका किया गया है, पूछा जा सकता है व्याख्याता भर्ती में कि मनु भंडारी की कौन सा उपन्यास है जो कि नाट्य रूपांतरण है। महाभोज का इन्होंने खुद ने क्या कर दिया, नाटक में बदल दिया। आपका बंटी बहुत ही प्यारा उपन्यास है, ये नेट जेआरएफ में जोड़ा गया है। अगर आप लोग इच्छुक हैं नेट जेआरएफ की एग्जाम देने के तो प्ले लिस्ट में से नेट जेआरएफ का फोल्डर निकालिए और आपका बंटी पढ़िए, बहुत प्यारा उपन्यास है। इसमें क्या है कि लेखिका ने बताया है कि जो दाम्पत्य जीवन होता है ना उसमें तलाक ले रहे दंपति की त्रासदी और एक पुत्र को केंद्र बनाया गया है। यानी वो कहती है आपका बंटी, वो कहता है आपका बंटी, इसलिए ये आपका बंटी इसका शीर्षक यूं पड़ा है, दोनों पति पत्नी के झगड़ा चलता रहता है। आगे बात समझ में। दाम्पत्य जीवन में जो दुख होते हैं आप लोग सभी जानते होंगे, आजकल तो सभी के दाम्पत्य जीवन के दुख चल रहे हैं। इनकी प्रसिद्धि इनको मिली है रजनी, निर्मला, स्वामी और दर्पण, ये इन्होंने पटकथाएं लिखी। पटकथा का मतलब पर्दे पर प्रदर्शित करने वाली, जैसे आते हैं ना टीवी में, वो वाली पटकथाएं इन्होंने लिखा। क्योंकि पटकथा एक ऐसी विधा होती है मित्रों जो कि जैसे अपन उपन्यास, कहानी, नाटक लिखते हैं ना वो तो कुछ एक पाठकों तक पहुंच पाती है, लेकिन पटकथा तो हजारों करोड़ों लोगों के पास पहुंच जाती है, इसलिए प्रसिद्धि ज़्यादा होती है लेखक की, इसलिए आजकल पटकथा का ज़्यादा प्रचलन है। इनको है हिंदी अकादमी दिल्ली का शिखर सम्मान,
बिहार सरकार, भारतीय भाषा परिषद कोलकाता, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा इनको पुरस्कृत है वो किया गया है। एक कहानी ये है भी, ये इनकी आत्मकथा है जो कि मैं कक्षा 10 में एक चैप्टर जुड़ा हुआ है उसमें आपको बहुत अच्छे से बतलाई है। आप वो वीडियो भी एक बार जरूर देखिएगा, 2007 में प्रकाशित हुई थी। मनु भंडारी जी जो है ना, वो कहानी में, हिंदी कहानी में उस सक्रिय समय में हुई थी, यानी उस समय में इनका मतलब कहानी लेखन प्रारंभ हुआ था। सक्रिय हुई जब नई कहानी आंदोलन उठान पर था, यानी नई कहानी आंदोलन था ना, वो उठान पर था। नई कहानी आंदोलन का चौथा दशक में एक नया मोड़ आया, उसमें मनु जी का एक विशेष योगदान था। उनकी कहानियों में कहीं पर पारिवारिक जीवन, कहीं पर नारी जीवन, तो कहीं पर समाज के विभिन्न वर्गों के जीवन की विसंगतियां विशेष रूप से आत्मीय अंदाज में अभिव्यक्त हुई हैं। तो नई कहानी आंदोलन के मुख्य हस्ताक्षर रही हैं ये। उन्होंने आक्रोश, व्यंग्य और संवेदना मनोवैज्ञानिक रचनात्मक आधार दिया है, वह चाहे कहानी हो, उपन्यास हो या फिर पटकथा ही क्यों ना हो। अपन ये रजनी पटकथा पढ़ेंगे ना, उसमें देखिएगा आक्रोश भी मिलेगा, व्यंग्य भी मिलेगी, संवेदनाएं भी मिलेंगी। मैं आपको बखूबी इससे रूबरू करवाऊंगा, ठीक है। कहाँ पर व्यंग्य होता है, कहाँ पर मतलब आक्रोश होता है, कहाँ पर संवेदनाएं होती हैं, वो विद्यार्थी जीवन में एक स्टूडेंट लाइफ होती है, उसमें अपन समझ नहीं पाते हैं, अपन उसको पढ़ते ही चले जाते हैं। जबकि थोड़ा सा अपन और ज़्यादा पढ़ लेते हैं ना, जिसको अपन बोलते हैं अनुभव हो जाता है, वो लोग इस चीज़ों को समझ सकते हैं। अब देखिए, लोकप्रियता के चलते ही पटकथा लेखन की ओर लेखकों का पर्याप्त रुझान हुआ। पत्र पत्रिकाओं तथा पुस्तकों में भी पटकथाएं छपने लगी। इससे प्रसिद्धि भी ज़्यादा मिलती थी और थोड़े से रोकड़े भी ज़्यादा आते हैं। सच्चाई तो ये है, देखो कैसे आते हैं ना, वही चीज़ ज़्यादा करता आदमी। यहाँ आप मनु जी के द्वारा लिखित एक पटकथा पढ़ने जा रहे हैं। पटकथा यानी पट या स्क्रीन के लिए लिखी गई कथा। रजत पट फिल्म का स्क्रीन के लिए भी हो सकती है, टेलीविजन के लिए भी। मूल बात यह है कि जिस तरह मंच पर खेलने के लिए नाटक लिखे जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से कैमरे पर फिल्माए जाने के लिए क्या होती हैं, पटकथाएं लिखी जाती हैं। पटकथा समझ गए आप। कोई लेखक किसी भी दूसरी विधा में लेखन करके उतने लोगों तक उस बात को नहीं पहुंचा सकता है जितनी पटकथा लेखन को। आपको मैंने पीछे बताया था ना, क्योंकि पटकथा शूट होने के बाद में धारावाहिक या फिर फिल्मों के रूप में लाखों करोड़ों दर्शकों तक पहुंच जाती है। यह बात बिल्कुल सत्य है। प्रस्तुत पाठ है, ये जो रजनी धारावाहिक की एक कड़ी दी गई है, वैसे ये एकांकी है और उसको एक धारावाहिक के रूप में फिल्माया गया था। रजनी पिछली सदी में 9वें दशक का एक बहुचर्चित टीवी धारावाहिक रहा है, यानी बहुत ही प्रसिद्धि मिली है इसको 1900 के दशक में। वह समय था जब हम लोग है वो भी एक धारावाहिक है, श्याम मनोहर जोशी के द्वारा लिखा गया। बुनियाद जैसे सोप और ओपेरा दूरदर्शन का भविष्य गढ़ रहे थे। बासु चटर्जी जो हैं, उनके निर्देशन में इस धारावाहिक की हर एक कड़ी अपने आप में स्वतंत्र और मुकम्मल होती है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि रजनी जो एकांकी है, इसको धारावाहिक के रूप में प्रदर्शित किसने किया, तो बासु चटर्जी के द्वारा इसको निर्देशित किया गया था। उन्हें आपस में गूंथने वाली सूत्र रजनी थी, जो हर कड़ी में ये एक जुझारू और इंसाफ पसंद स्त्री पात्र किसी न किसी सामाजिक राजनीतिक समस्या से जूझती हुई नजर आती हैं। प्रस्तुत अंश में भी व्यवसाय बनती शिक्षा की समस्या की ओर ध्यान है वो खींचा गया है। यहाँ पर इस पूरी जो एकांकी है ना, इसका सार इतना सा है, इस पंक्ति में पूरी एकांकी का सार है कि ये पूरी एकांकी अपन पढ़ेंगे तो उसका सार यही निकलेगा कि ये शिक्षा है ना अपनी, वो व्यवसाय बनती शिक्षा की समस्या की ओर आम आदमी का ध्यान खींचा है। अब पढ़ते हैं अपन रजनी एकांकी। इसमें से बहुत शानदार प्रश्न बनेंगे, अपन एक एक को ध्यान से पढ़ते हुए चलेंगे। तो ठीक है। मध्यम वर्गीय पहला दृश्य चल रहा है इसका। तो अब देखिएगा, मध्यम वर्गीय परिवार के फ्लैट का एक कमरा है। एक महिला रसोई में व्यस्त है, घंटी बजती है और बाई दरवाजा खोलती है। रजनी का प्रवेश होता है। बाई मतलब काम करने वाली होती है ना, सब जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। अब रजनी आती है। ये प्लेट किसका है? लीलाबेन का है। लीलाबेन कहाँ हो, बाजार नहीं चलना क्या? लीला कहती है। रसोई में से हाथ पहुंचती हुई निकलती है। अब आपको यूं महसूस होना चाहिए, आपकी आंखों के सामने, आपके दिलो दिमाग में ऐसा होना चाहिए कि हाँ मेरे सामने टीवी चल रहा है। आवाज़ तो हालांकि मैं बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ऐसा लगना चाहिए, आपको ऐसा महसूस होना चाहिए कि मतलब ये टीवी चल रहा है अपने सामने। वैसा ही महसूस करोगे तो आप पूरी एकांकी को भूल ही नहीं पाओगे जीवन भर, ये मेरा वादा है। ठीक है, दिमाग में एक चित्र बनाओ अपने,
कि हाँ, रसोई से हाथ पहुँचती हुई एक औरत निकल रही है। चलना तो था, पर इस समय अमित का आ रहा होगा, उसका रिजल्ट लेकर के आज उसका रिजल्ट निकल रहा है। ऐसा लीला ने कहा कि मैं बाजार तो जाना चाहती थी, लेकिन अमित है, उसका रिजल्ट लेकर के आ रहा है, वो अपना उसका रिजल्ट आने वाला था। चेहरे पर खुशी का भाव था। किसके? लीला के। इस लीला का बेटा है अमित। अब रजनी बोलती है, अरे वाह, मजा ही आ गया, तब तो मैं मिठाई खाकर ही जाऊंगी। अमित तो पढ़ने में बहुत इतना अच्छा है कि फर्स्ट आएगा, और नहीं तो सेकंड तो कहीं नहीं जाएगा। तुमको मिठाई भी बहुत बढ़िया खिलानी पड़ेगी, सूजी के हलवे से काम नहीं चलने वाला है। मैं अभी से बता देती हूँ कि वो किसके लिए मना करती है कि मैं सूजी का हलवा नहीं खाऊंगी। आज रिजल्ट आने वाला है और अमित वैसे इंटेलिजेंट बंदा है, फर्स्ट आएगा क्लास में, तो मैं अच्छी मिठाई खाऊंगी। लीला ने हंस करके, नहीं 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 नहीं, मैं तुम्हें अच्छी मिठाई ही खिलाऊंगी। मैंने पहले से मंगवा कर रखी है केसरिया रसमलाई। यहाँ पर अच्छा प्रश्न बनता है कि लीला ने रजनी के लिए कौन सी मिठाई मंगवा करके रखी थी? केसरिया रसमलाई। अमित को भी बहुत पसंद है ना, यानी अमित को भी पसंद है और तुम्हें भी ये रसमलाई बहुत पसंद है, वो मैंने पहले से मंगवा ली है, तो घबराओ मत, सूजी वूजी से कोई वास्ता नहीं होगा आपका। रजनी, देखो, मुझे अपने घर में ही केसर की सुगंध आ गई थी, और बाजार का तो मैं सिर्फ बहाना करके चली आई, वरना तुम मुझे काट ही देती। ऐसे मतलब दोनों मजाक करती है ना, थोड़ा होता है, ऐसा होना भी चाहिए। लीला, कैसी बात करती हो, मैं एक बार काट दूं वो चलता है, लेकिन अमित अपने मुंह में डालने से पहले रसमलाई लेकर के तुम्हारे फ्लैट में दौड़ता है। मैं कोई भी चीज़ घर में बनाऊं या बाहर से लाऊं, अमित जब तक तुम्हारे भोग नहीं लगा लेता है, हम लोग खा थोड़ी ही सकते हैं। रजनी आंटी तो हीरो है, उसकी हीरो। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है ना। तो रजनी को अमित बहुत पसंद करता है, अच्छी लेडीज है। अब रजनी बोलती है, बहुत मेधावी बच्चा है अमित, तुम देखना तो आगे जा करके क्या बनता है। रजनी कहती है कि अमित को देखना आगे जा करके क्या बनता है। लीला बोलती है, बस बस तुम्हारा ही आशीर्वाद है, यानी सब कुछ है ना, तुम्हारा ही आशीर्वाद है। फिर घंटी बजती है। लीला एक तरफ से दौड़ते हुए दरवाजा खोलती है। अमित का प्रवेश होता है। रोज की तरह बाहरी बस्ते की जगह एक हल्का सा थैला लिया था, क्योंकि आज परिणाम था ना, रिजल्ट था, इसलिए। यानी आपके जहन में एक बच्चा प्रवेश कर रहा है, ठीक है। अब रजनी अमित की आंखों में, अमित को सॉरी बाहों में भरने के लिए दोनों बाहें फैलाते हुए आगे बढ़ती है। कॉन्ग्रेचुलेशंस अमित, कॉन्ग्रेचुलेशंस, अपन भी बोलते हैं ना बच्चे को। बधाई देने के लिए रजनी आंटी पहले से मौजूद है, लेकिन अमित का तो चेहरा उतरा हुआ है। पर दोनों में से अभी तक उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया कि चेहरा उतरा हुआ क्यों है। अमित आंसू भरी आंखों से थैले में से रिपोर्ट निकाल करके माँ की ओर फेंकते हुए, आपकी माँ ने दे रही हो। अमित, लो, देख लो मेरा रिजल्ट, देख लो मेरा रिजल्ट। मैंने कितना कहा था कि मैथ्स में भी मेरी ट्यूशन लगवा दीजिए, लेकिन वरना मेरा रिजल्ट बिगड़ जाएगा। अमित ने कहा कि मैथ्स में मेरी रिजल्ट वो ट्यूशन लगवा दो, वरना मेरा वो रिजल्ट है वो बिगड़ जाएगा। बेचारा ठीक कह रहा था, बस वही हुआ। वह मैथ्स में ही तो नंबर आ सकते हैं, रिजल्ट बन बिगड़ सकता है। और रजनी रिपोर्ट रजनी देखने लगती है। लीला अपनी बाहों में भर करके, यानी लीला होती है वो अमित को बाहों में भर लेती है। अमित बताता है कि मैथ्स के कारण मेरा रिजल्ट है वो बिगड़ गया। मैथ्स के कारण ही तो क्या होता है, रिजल्ट बन और बिगड़ सकता है। लीला कहती है, पर तो तू तो सारे सवाल ठीक से करके आया था ना, यहाँ आकर के अपने पापा के सामने ही तूने सब कुछ ठीक ठीक कर दिया था, अपना सारा पेपर, और सब तो ठीक था। तेरे पापा ने ही कहा था कि 4-5 नंबर भले ही सफाई वफाई के काट ले तो अलग है, वरना 95 से तो तेरे पक्के आने, यानी 95 नंबर मैथ्स में तुम्हारे पक्के आने, ऐसा तुम्हारे पापा ने कहा था। रजनी रिपोर्ट कार्ड देखते हुए कहती है, पर मिले तो कुल 72 अंक। यहाँ पर अच्छा प्रश्न बनता है कि अमित को मैथ्स में कितने अंक मिले, तो 72 यानी 72। फिर दूसरे विषयों की पढ़ने लगती है। इंग्लिश में 86, हिस्ट्री में 80, स्विक्स में 88, हिंदी में 82 और ड्राइंग में 90। सबसे कम मैथ्स में ओनली फॉर 72 यानी 72 नंबर ही आए हैं। अच्छे प्रश्न बनेंगे यहाँ से, ये अच्छे से याद रखना, मैथ्स में 72 नंबर हैं। अमित गुस्से और दुख में, कम तो होंगे ही, ट्यूशन नहीं लेने से मिलते हैं कहीं अच्छे नंबर। सर तो बार बार कहते थे कि ट्यूशन कर लो, वरना फिर बाद में मत रोना। बेचारा रोने लग जाता है, छोटा सा बच्चा है। ऐसे मतलब क्या है कि ये टीचर्स होते हैं वो बच्चों को परेशान करते हैं, टॉर्चर करते हैं कि ट्यूशन ले लो। अब इस बच्चे को कितना परेशान कर रहे हैं। लीला अपराधी की तरह सफाई देते हुए, तुझे अंग्रेजी को लेकर के थोड़ी सी परेशानी थी, अपने बेटे को कहती है, सो अंग्रेजी की ट्यूशन करवा दी।
अब तो दो दो विषयों की ट्यूशन, फिर लंबी चौड़ी फीस। बेटे अपनी आर्थिक मजबूती की बात वह शब्दों में नहीं चेहरे से व्यक्त करते, मतलब मायूस हो जाती है। पर यह तो अंधेरा ही हुआ कि सारा पेपर ठीक हो फिर भी नंबर काट लो, और वास्तव में प्राइवेट स्कूल में ऐसा किया जाता है, ये हकीकत है। रजनी रजनी की बाहों में एकाएक बल पड़ जाते हैं, गुस्सा आ जाता है। वह रोते हुए अमित को खींच करके अपने पास हटा लेती है। रो मत, उसके आंसू पहुंचते हुए। अमित रोएगा नहीं समझे, मैं पूछती हूँ, उसका जवाब देना बस तुम। कुछ देर रुक के, तुझे अच्छी तरह याद है ना कि तूने पूरा पेपर ठीक किया था? अमित स्वीकृति से सिर हिलाता है। पापा के पास दोबारा पेपर करने के बाद पहले दोस्तों या फिर किताबों से तूने उन सवालों के जवाब तो नहीं देख लिए थे? यानी बेचारे हकीकत पूछती है वो। ठीक है अमित, नहीं जो के त्यों आकर के कर दिए थे, हमको आते हैं सारे सवाल। बेचारा ठीक कह रहा था, इंटेलिजेंट बच्चा था। रजनी, मैथ्स के सर कौन है? मिस्टर पाठक। अच्छा प्रश्न बनता है कि मैथ्स कौन पढ़ाता है, तो मिस्टर पाठक। नोट कीजिएगा इन पंक्तियों को जो मैं आपका बतला रहा हूँ साथ साथ में, है ना। मैथ्स में तो कमाए थे 72, उसके गुरुजी का नाम भी पूछा जा सकता है, यानी टीचर का। मिस्टर पाठक। रजनी, कितने लड़के ट्यूशन लेते थे? बहुत अच्छे प्रश्न बनेंगे यहाँ पर। अमित बताता है 22, यानी कुल कितने लेते थे? 22। साल के शुरू में तो 8 ट्यूशन। कई तो ऐसे बच्चे होते हैं जिनको पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं होता है, टीचर ने कह दिया वैसा ही कर देते हैं। शुरू में ही आ गए थे बेचारे, और ये शायद हो सकते हैं फेल भी होने वाले होंगे। फिर पहले टर्मिनल यानी पहला टेस्ट हुआ, उसके बाद में 15 हो गए थे, यानी हाफ ईयरली के बाद में 7 लड़के और जुड़ गए थे। ठीक है, 8 पहले थे, 7 बाद में जुड़ गए, 15 हो गए। लेना शुरू कर दिया, और मुझसे भी तभी से कह रहे थे, यानी मुझसे भी वो क्या कह रहे थे, तभी से कह रहे थे कि तुम भी ट्यूशन ले लो, तुम भी ट्यूशन ले लो। अंत तक उनके पास में कितने हो गए थे? टोटली 22 लड़के हो गए। तो यहाँ पर अच्छा प्रश्न ये बनता है कि कुल कितने लड़के ट्यूशन लेते थे? 22। शुरू में 8 लेते थे, फिर हाफ टर्मिनल के बाद में 15 हो गए थे, यानी 7 और बढ़ गए थे। हाफ ईयरली के बाद में 7 लड़के और बढ़ गए थे, तो 15 और 7 कितने होते हैं? टोटली 22 लड़के होते हैं। तो अच्छी तरीके से याद रखिए, ध्यान दीजिएगा इस चीज का। प्रश्न बहुत ध्यान से बनाएगा, अगला कैसे बनाएगा ध्यान रखना कि पहले साल के शुरू में कितने थे? 8। पहले टर्मिनल टेस्ट के बाद में कितने हो गए थे? 15, मतलब 7 और बढ़ गए, और हाफ ईयरली एग्जाम के बाद में 7 और बढ़ गए। तो ऐसे कर करके पहले 8, फिर 7 बढ़े, फिर 7 बढ़े, टोटल 22। अच्छी तरीके से याद रखना। अब देखो लीला, हाफ ईयरली में तो तुम्हारे 96 नंबर आए थे ना, और यही तो बताया था कि क्लास में सबसे ज्यादा तुम्हारे आए थे, कि तुम्हारे 96 आए थे, मतलब हाफ ईयरली में अर्धवार्षिक परीक्षा में मैथ्स में अच्छे नंबर आए। रजनी, उसके बाद भी कहते हैं कि ट्यूशन ले लो, उसके बाद में भी टीचर कहता है ट्यूशन ले लो। अमित, हाँ कॉपी लौटाते हुए सर ने कहा था कि तुमने किया तो अच्छा है, पर ये तो हाफ ईयरली है, बहुत आसान पेपर होता है इसका तो। अब अगर ईयरली में भी इसी तरह पूरे नंबर लेने हैं तो तुरंत ट्यूशन लेना शुरू कर दो, वरना रह जाओगे। 7 लड़कों ने तो शुरू कर दिया था, पर मैंने जब मम्मी पापा को कहा तो हमेशा बस यही बात, मम्मी की नकल उतारते हुए, मैथ में तो तू ऐसे भी बहुत अच्छा है, नकल ऐसे ही उतारते ना बच्चे। हाँ, क्या करेगा ट्यूशन लेकर के? देख लिया ना, 6वीं पोजीशन आई है मेरी, 6ठी पोजीशन आई है मेरी पूरी क्लास में, जो आज तक कभी भी नहीं आई थी। यहाँ पर अच्छा प्रश्न ये बनता है कि अमित की कौन सी पोजीशन आई थी? 6ठा स्थान आया था। अमित की आंखों में फिर आंसू आ जाते हैं, बेचारा बच्चा है, कोई बात नहीं है, परंतु रजनी का रोल है वो बड़ा खतरनाक है। रजनी डांटते हुए, फिर आंसू, जानता नहीं ना रोने वाले बच्चे हैं वो। रजनी आंटी को बिल्कुल पसंद नहीं है, मम्मी ने बिल्कुल ठीक ही कहा था, वो ठीक ही किया था। जिस विषय में तुम वैसे भी बहुत अच्छे हो, और उसमें क्यों लेंगे ट्यूशन? ट्यूशन तो कमजोर बच्चे लेते हैं ना, ठीक है ना, कि ट्यूशन तो कमजोर जो विषय होगा, कमजोर जो बच्चे होंगे वही लेंगे। अमित फिर बोलता है, आप जानती नहीं आंटी, अच्छे बुरे की बात नहीं होती है। अगर सर कहें, वो बार बार वही बात कहें, तो ट्यूशन ले लेनी चाहिए, वरना तो नंबर कम हो ही जाते हैं। यानी बच्चों को ऐसे डरा दिया जाता है स्कूलों में टीचर्स के द्वारा कि ट्यूशन तुझे लेनी पड़ेगी वरना तू फेल हो जाएगा। अब टीचर को कैसे बताइए फेल हो जाएगा, क्योंकि कॉपी तो वही चेक करेगा ना, इसलिए वो उसको पता रहता है कि ये बंदा फेल हो जाएगा, वो खुद करता है नीच। रजनी, पेपर अच्छा करो फिर भी नंबर कम आए, अजीब बात है। अमित, हाँ कितना भी अच्छा करो फिर भी कम हो जाते हैं, जैसे मेरे हो गए। रजनी, यानी कि अच्छा पेपर करने पर भी कम आते हैं सिर्फ इसलिए कि ट्यूशन नहीं ली थी? तो ये तो सर की गलती नहीं है, बदमाशी है। और तू मम्मी से लड़ रहा है, सर से जाके लड़। कि मम्मी से क्यों लड़ रहा है? गुरुजी से लड़, वही है फटीचर ऐसा। अमित, इस भाव से सिरे लता है मानो कि बेकार की बातें कर रही है रजनी आंटी। लीला 2 गिलासों में शिकंजी ला करके बना करके लाती है। अमित लेने के लिए हाथ नहीं बढ़ाता है तो रजनी गुड़कती है। रजनी से वो डरता भी है, प्यार भी बहुत करती है रजनी से, परंतु डरता भी है।
अब रजनी, चलो पियो शिकंजी, देखते नहीं हो चेहरे में कैसा पसीना पसीना हो गया है। दोनों शिकंजी पीने लगते हैं। इस दौरान रजनी कुछ सोच रही होती है। शिकंजी खत्म करके, कल आप 9 बजे तैयार रहेगा, अमित साहब आपके स्कूल चलना है। अब वो डर गया बेचारा बच्चा, इसको कर दिया अमित। अमित एकदम से डर जाता है, कल तो छुट्टी है, पर आप अगर स्कूल जाकर के कुछ कहेंगी तो सर ने मुझसे फिर दोबारा गुस्सा हो जाएंगे। वहां मत जाइए प्लीज, बिल्कुल मत जाइए। बेचारा डर गया कि गुरुजी है ना मुझे कॉर्नर में लेके थप्पड़ उप्पड़ मारेगा, है ना। बच्चों वैसे डराते हैं, सच्ची बात है ये। लीला, हाँ रजनी, तुम कुछ करोगी कहोगी तो अगले साल कहीं और ज्यादा परेशान नहीं करें। और अब जब रहना ही इसी स्कूल में है तो इन लोगों को, मतलब वो भी डरने लगती है, उस अमित की मम्मी भी, इन लोगों से मतलब झगड़ा क्यों करें। तो रजनी कहती है, बात बीच में काट करके गुस्से से, यानी उसको गुस्सा आ जाता है, यानी कि वे लोग हैं जो भी जुल्म ज्यादती करेंगे हम चुपचाप बर्दाश्त करते जाएंगे। सही बात करने से डर लग रहा है तुझे, तेरी माँ को। अरे जब बच्चे को सारा पेपर ठीक किया हुआ है तो कॉफी देखने की मांग करें तो मांग तो कर ही सकते हैं, पता तो लगे कि आखिर किस बात के नंबर काटे हैं। बात तो वो बिल्कुल सच कह रही है। हमें झुंझला करके, बता तो दिया आंटी, आप भी ना। बेचारा परेशान हो जाता है। रजनी गुस्से से, ठीक है तो बैठ करके रो दोनों माँ बेटी यहीं पर। दंदनाती हुई निकल जाती है। दोनों के चेहरे में एक ऐसा बहाव हो जाता है, दोनों डर जाते हैं। लीला, अब ये रजनी कोई और मुसीबत न खड़ी करे। दृश्य समाप्त हो जाता है। ये एकांकी और नाटक होते हैं ना, इसमें ध्यान रखना दृश्य चलते हैं। ये रजनी एकांकी है, इसमें नोट कीजिएगा कितने दृश्य हैं आप अपनी पुस्तक से, और फिर कमेंट में लिखिएगा ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों ने शायद पुस्तक पढ़ी होगी। वरना यूं ही 5-10 मिनट वीडियो सुना, अच्छा लगा तो ठीक है, वरना पहाड़ में जा रही है, फालतू पो कर रहा है ना। तो ठीक है, दृश्य लिखना, इसमें कितने दृश्य। हम नया दृश्य शुरू हो गया है। स्कूल के हेडमास्टर का कमरा होता है, बड़ी सी टेबल, दीवार के सहारे रखी कांच की अलमारी में बच्चों के द्वारा जीते गए कप और शील्ड जमा करके रखे हुए हैं। दीवार पर कुछ नेताओं की तस्वीर, एक बड़ा सा मैप लटका रखा है। और स्कूल के हेडमास्टर के कमरे का वातावरण तैयार किया जाए। हेडमास्टर काम में व्यस्त है। चपरासी बड़े अदब के साथ में, यानी शिष्टाचार के साथ में, एक चिट ला करके रखता है। हेडमास्टर कुछ क्षण उसे देखता रहता है, यानी हेडमास्टर से मिलने के लिए एक चिट देनी पड़ती है पहले। अब देखो रजनी, हेडमास्टर जी बुलाओ। रजनी का प्रवेश नमस्कार करती है। हेडमास्टर, बैठिए, कुछ देर करिए, कहिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। रजनी, मैं 7th क्लास में। अब यहाँ पर अच्छा प्रश्न ये भी बनता है कि अमित कौन सी कक्षा में पढ़ता है। 7वीं कक्षा में। पोजीशन कौन सी आती है, छठी पोजीशन आती है। नंबर कितने आते हैं, 72 नंबर आते हैं मैथ्स में। ध्यान रखना इन चीज़ों का, यही प्रश्न बनेंगे। क्लास के यानी 7th क्लास के अमित सक्सेना के मैथ्स की कॉपी देखना चाहती हूँ। हेडमास्टर के चेहरे के भाव ऐसे हो गए जो कुछ समझ न रहा हो। ईयरली एग्जाम की कल ही जिसका रिजल्ट निकला है, यानी बड़ा उसको आश्चर्य हुआ। हेडमास्टर, सॉरी मैडम, ईयरली एग्जाम की कॉपियां तो हम लोग नहीं दिखाते। रजनी, जानती हूँ मैं, लेकिन बात यह है कि अमित ने मैथ्स का पूरा पेपर ठीक किया था, लेकिन उसके कुल 72 नंबर ही मिले हैं। कॉपी देख करके सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि अमित को अपने बारे में कुछ गलतफहमी हो गई थी, या फिर एक एक शब्द में जोर दे करके गलती एग्जामिनर की है, यानी अमित को गलतफहमी है या गलती एग्जामिनर की है, वो मैं देखना चाहती हूँ। हेडमास्टर, सारी बात को बहुत हल्के ढंग से लेते हुए, आप भी कमाल करती हैं। बच्चे ने कहा और आपने मान लिया। अरे हर एक बच्चा घर जा करके यही कहता है कि उसने पेपर बहुत अच्छा किया था और उसे बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। अगर हम इसी तरह कॉपियां दिखाने लग जाएंगे तो यहाँ पर पेरेंट्स की भीड़ लग जाएगी सारे समय। इसलिए तो क्या है कि ईयरली की कॉपी न दिखाने का हमने एक नियम बनाया है स्कूलों में, कि स्कूलों में एक ऐसा नियम बनाया है कि हम ईयरली की कॉपियां नहीं दिखाएंगे। रजनी, अपने गुस्से पर काबू पाते हुए, देखिए आप चाहें तो अमित का पूरा रिजल्ट देख सकते हैं। मैथ्स में हमेशा 100% नंबर लेता है ये बच्चा। इस साल भी उसने पूरा पेपर ठीक किया था। टेंस ही आ जाता है, यानी गुस्सा आ जाता है। कॉपी देख करके मैं सिर्फ यही जानना चाहती हूँ कि नंबर आखिर काटे किस बात के, बस, और मुझे कोई मतलब नहीं। बाहर में जाओ तुम्हारा एग्जामिनर स्कूल वगैरह। हेडमास्टर जी, आप बहस करके बेकार ही अपना और मेरा समय बर्बाद कर रही हैं। मैंने कह दिया ना कि कॉपियां को दिखाने का नियम नहीं है, और मैं नियम नहीं तोड़ूंगा। अब रजनी को गुस्सा आता है। यहाँ पर व्यंग्य से बोलती है, नियम यानी कि आपका स्कूल बहुत नियम से चलता है। हेडमास्टर गुस्से से, व्हाट डू यू मीन। रजनी बोलती है, अब मीन आई व्हाट आई सी, आई मीन व्हाट आई सी। ये नियम का जरा भी ख्याल होता तो इस तरह की हरकतें नहीं होती। स्कूल में कोई भी बच्चा बहुत अच्छा है और किसी विषय में भी उसे
मजबूर किया जाता है कि ट्यूशन ले। ये कौन सा नियम है आपके स्कूल का कि नियम ये बताओ, नियम आप जानते हो कि मैं जानती हूँ। हेडमास्टर जी देखिए, यह टीचर्स और स्टूडेंट्स का अपना आपसी मामला है। वो पढ़ने जाते हैं, वो उनको पढ़ाते हैं। इसमें नए स्कूल आता है, नए स्कूल के नियम आते हैं। इस बारे में हम क्या कर सकते हैं? पल्ला झाड़ लिया हेडमास्टर जी ने तो अलग ही, दूर बैठे बैठे। रजनी कुछ नहीं कर सकते तो मेहरबानी करके ये कुर्सी छोड़ दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ कर सकने वाले आदमी चाहिए जो ट्यूशन के नाम पर चलने वाली धांधलियों को रोक सके और मासूम और बेगुनाह बच्चों को ऐसे टीचर्स के शिकंजे से बचा सके जो ट्यूशन न लेने पर भी बच्चों के नंबर काट लेते हैं और आप हैं कि कॉपियां न दिखाने के नियम से उसके सारे गुनाहों को ढक देते हैं। बहुत ही शानदार बात कही है रजनी ने। हेडमास्टर चीख करके बोलता, विल यू प्लीज गेट आउट ऑफ दिस रूम, कि आप यहाँ से बाहर जाओ। जोर से घंटी बजाने लगता है, दौड़ता और चपरासी आता है, मेम साहब को बाहर ले जाओ। बस इतना ही बोलता है। रजनी मुझे बाहर करने की जरूरत नहीं है, बाहर कीजिए उन टीचर्स को जिन्होंने आपके नाक के नीचे ट्यूशन का ये घिनौना कैरेट चला रखा है। व्यंग्य से बोलती है, पर आप तो कुछ कर नहीं सकते, इसीलिए अब मुझे ही कुछ करना होगा। मैं करूंगी देखेगा। तम तमाती हुई निकल जाती है। हेडमास्टर चपरासी पर बिगड़ जाता है, जाने किस किस को भेज देते हो भीतर। चपरासी मैंने तो आपको स्लिप ला कर दी थी साहब। बेचारा चपरासी तो यही करा ना। अब हेडमास्टर गुस्से से स्लिप की चिंदी चिंदी करके, मानो ऐसा लग रहा है जैसे रजनी को पीट रहा है, मतलब उसकी चिंदी चिंदी कर रहा है रजनी की। अब नया दृश्य शुरू होता है। रजनी का फ्लैट है, शाम का समय है, घंटी बजती है। रजनी आकर के दरवाजा खोलती है। पति प्रवेश करते हैं, हाथ में ब्रीफ केस लिए हुए। ब्रीफ केस तो जानते होंगे आप सभी लोग, अरे होता है एक सूटकेस जैसा छोटा सा। पति जूते खोलते हुए, तुम आज दिन में कहीं बाहर गई थी क्या? रजनी तुम्हें कैसे मालूम? रजनी ने सोचा यार किसी को बताया नहीं, इसको कैसे पता चला? पति फोन किया था, एक फाइल रह गई थी, सोचा चपरासी को भेज कर मंगवा लूं, पर कोई घर में हो तब ना। पति के चेहरे पर खिंच भरा गुस्सा पता हुआ, बस ये गुस्सा ही करता और बोलता ये भी नहीं है इसके सामने। रजनी तुम फाइल भूल गए, इसके बारे में मुझे पता भी नहीं, पर फिर भी उसके लिए मुझे घर बैठना चाहिए। ये कौन सी बात हुई कि मैं तुम्हारी फाइल के लिए क्यों घर बैठूं? मैं जाऊंगी, घूमूंगी, कहीं पे भी जाऊं। पति जरा शांत होते हुए, अच्छा कहाँ गई थी? रजनी एक स्कूल का नाम लेती है, यहाँ पर स्कूल का नाम छिपाना पड़ता है, हर एक किसी का स्कूल का नाम ओपन नहीं हो सकता। पति स्कूल का नाम दोहराते हुए, तुम क्या करने गई थी वहां? रजनी गदगद भाव से, पहले चाय ले आऊं फिर बताती हूँ। कैमरा रजनी के साथ साथ किचन में गुनगुनाते हुए चली जाती। वो किचन में गुनगुना रही थी, खाने का भी कुछ बना रही थी। लगता है कि कुछ करके आई है, उसे बहुत प्रसन्न है, यानी उसको अच्छा लग रहा है, खुश हो रही है रजनी कि आज हेडमास्टर जी का काम तमाम कर दिया। दृश्य फिर बाहर के कमरे में, नाश्ते की टेबल पर काफी खाली हो चुकी थी, जिससे लगे कि रजनी सारी बात बता चुकी है, यानी कि जो खा रहे थे दोनों पति पत्नी, उसमें वो मतलब बर्तन वो खाली हो गया। रजनी बोलती बंद कर दी हेडमास्टर साहब की, जवाब देते नहीं, बना तो चिल्लाने लगे, पर मैं क्या छोड़ने वाली हूँ इस बात को? पति अच्छा मास्टर लोग ट्यूशन करते हैं या धंधा करते हैं, पर तुम्हें अभी घर बैठे बैठाए इसमें क्या परेशानी होगी? तुम्हारा बेटा तो भी पढ़ने ही नहीं जा रहा ना, कि तुम्हारा बेटा तो नहीं जा रहा, तो क्यों परेशान हो रही? रजनी एकदम से भड़क जाती है, गुस्सा आ गया, यानी कि मेरा बेटा जाए तभी मुझे आवाज उठानी चाहिए, अमित के लिए नहीं उठानी चाहिए, और जो इतने बच्चे जिसका शिकार हो रहे हैं उनके लिए नहीं उठानी चाहिए, सब कुछ जानने के बाद भी नहीं उठानी चाहिए, कि सब कुछ पता है फिर भी आवाज ना उठाऊं, ऐसी तो नहीं हूं मैं। पति ठेका लिया है तुमने सारी दुनिया का। रजनी देखो तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। रवि इसके पति का नाम बहुत ही कम मिलेगा आपको, ध्यान रखना, इसलिए अंडरलाइन करना, रवि है। गलती करने वाले वाले तो हैं ही गुनाहगार, पर उसे बर्दाश्त करने वाला भी कम गुनहगार नहीं है। होता तो लीला बहन और कांतिबाई, ये लीला है ना अमित की मम्मी, कांति अमित का पापा, ये भी ध्यान में रखना। पूछा जा सकता है अमित के मम्मी पापा क्या नाम है, क्योंकि बीच बीच में मम्मी का नाम तो ओपन होता है, परंतु पापा का नाम यहीं पे मिलेगा अपन को। और हजारों जो माँ बाप हैं उनके, लेकिन सबसे बड़ा गुनहगार तो वह है जो चारों तरफ से अन्याय, अत्याचार और तरह तरह की धांधलियां देख करके भी चुपचाप घर पे बैठा है। जैसे तुम नकल उतारते हुए, हमें क्या करना है, हमने कोई ठेका लिया है क्या दुनिया का? गुस्से से हिराकत में माई फुट उठ करके भीतर जाने लगती है और जाते जाकर मुड़ करके, तुम जैसे लोगों के कारण ही तो इस देश में कुछ नहीं हो सकता और
कुछ नहीं होता और हो भी नहीं सकता, भीतर चली जाती है, यानी गुस्सा आ जाता उसको। अब रवि की समस्या होगी। बेदहास हत्थास भाव से दोनों हाथों से माथा पकड़ कर चढ़ा दिया सूली पर। किसको? अपने पति को। अब देखो नया दृश्य शुरू होता है। अब देखो डायरेक्टर साहब का बड़ा मजा आएगा, पूरी बहुत आनंददायक है ये एकांकी। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के ऑफिस के बाहर कक्ष कमरे के बाहर उसके नाम की एक पद की तख्ती लगी है, क्योंकि ये डायरेक्टर है ना, निदेशक। साथ ही मिलने का समय भी लिखा हुआ है। एक स्टूल पर चपरासी बैठा है, सामने की बेंच पर रजनी और 3-4 लोग और बैठे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। रजनी के चेहरे में बेचैनी टपक रही है, बार बार घड़ी देखती है, मिलने का समय समाप्त होता जा रहा है। बेचारी परेशान हो गई कि ये तो बड़ा अजीब काम हो गया। रजनी, चपरासी, कितनी देर और बैठना होगा? चपरासी, हम क्या बोलेगा, जब साहब घंटी मारेगा बुलाएगा तभी ले जाएगा। बहुत बिजी रहता है ना साहब, जबकि साहब बिजी बिजी कुछ नहीं रहता है, पैसे चाहिए साहब को। रजनी अपने में गुनगुनाते हुए, ये तो लोगों के मिलने का समय है ना, जाने किस में बिजी बन करके बैठ जाते हैं। चपरासी दूसरी तरफ देखने लग जाता है। कैमरा ऑफिस के अंदर चला जाता है, रजनी बिना बुलाए ही चली जाती है। अब देखो साहब मेज पर पेपर वेट में, बस क्या है, पेपर वेट है उसको घुमा रहे हैं, इतना यही काम है उनका, बिजी उसमें। फिर घड़ी देखता है, फिर घुमाने लगता है। बाहर एक आदमी आता है, अपने नाम की स्लिप के नीचे 5 रुपए का नोट रख करके दे देता है, और चपरासी का कंधा है वो थपथपाता है। चपरासी हंस करके भीतर जाता है, लौटकर उस आदमी को तुरंत अपने साथ ले जाता है। रजनी के चेहरे पर तनाव और घूरकर चपरासी को देखती है। थोड़ी देर बाद में आदमी बाहर निकलता है। रजनी उठ करके दंदनाती हुई भीतर चली जाती है। चपरासी की कोई छाप ही नहीं रखी है रजनी ने। यहाँ पर अच्छा प्रश्न बनता है कि बाहर से एक आदमी आता है, वो चपरासी को कितने रुपए देता है? तो 5 रुपए। अच्छे तरीके से ध्यान रखना, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। चपरासी, अरे रे रे रे, किधर को, अभी तो घंटी बजा क्या? घंटी नहीं बजी। रजनी, घंटी तो मिलने का समय खत्म होने के तक भी नहीं बजेगी। दरवाजा धकेल कर भीतर चली जाती है। चपरासी, अरे कैसी औरत हो, सुनतीच नहीं हो। यानी फिल्मों में ऐसे शब्दों को यूज में इसलिए लिया जाता है, ये लिखना पड़ता है लेखक को। घर बैठे 2-3 लोग वहां पर, मतलब घर नहीं, वहां पर बैठे हुए 2-3 लोग हंसने लगते हैं। दृश्य कमरे के भीतर चला जाता है। निदेशक कुर्सी की पीठ से टिक करके सिगरेट पी रहा होता है। रजनी को देख करके आश्चर्य होता है, बस ये बिजी काम था उसका। निदेशक, आपको स्लिप भेजकर भीतर आना चाहिए ना, कि स्लिप भेजकर। अब रजनी का असली रोल सामने आएगा। रजनी मुस्कुराकर, स्लिप तो घंटे भर से आपके चपरासी की जेब में पड़ी हुई है, और शायद 2-3 दिन चक्कर लगाने के बाद तक वहीं पर पड़ी रहेगी, कि मैंने तो बहुत पहले दे दी थी स्लिप। निदेशक, क्या कह रही हैं आप? रजनी, तो क्या सीधी सी बात भी तुम्हें समझ में नहीं आएगी आपको? खैर अभी छोड़िए इस बात को, इस समय मैं आपके पास में किसी दूसरे काम से आई हूँ। ये बात तो छोड़ो, दूसरी बात है वो सुलटा दो आप तो। उसका समाधान क्या कहता है? निदेशक के चेहरे पर रजनी को लेकर के एक आश्चर्य मिश्रित कौतूहल का भाव उभर जाता है। निदेशक, कहिए। रजनी थोड़ी सोचते हुए, देखिए मैं स्कूलों विशेषज्ञ प्राइवेट विशेष करके यानी स्कूलों में प्राइवेट स्कूलों के बोर्ड के आपसी रिलेशंस के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा कर रही हूँ, यानी मतलब मैं रिसर्च कर रही हूँ। निदेशक क्या कहता है? रिसर्च प्रोजेक्ट है क्या? वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। इसके समझ में नहीं आया। रजनी, बस कुछ ऐसा ही समझिएगा। निदेशक, कहिए आप क्या कहना चाहती हैं? रजनी, इन प्राइवेट स्कूलों को आप रिकग्नाइज्ड कर लेते हैं और उन्हें बोर्ड शायद 90% ग्रांट देता है, यानी बोर्ड है उसमें आपको 90% ग्रांट मिलता है उसका। निदेशक जरा गर्व से, जी हाँ देता है। बोर्ड का काम ही तो यही है, शिक्षा का प्रचार प्रसार जितना भी हो सके सहयोग करें, और इट्स आवर ड्यूटी मैडम, कि यही तो हमारा कर्तव्य है। रजनी, जब इतनी बड़ी ऐड देते हैं तो आपका कोई कंट्रोल भी तो होता होगा इन स्कूलों पर। स्कूलों पर कंट्रोल तो निदेशक साहब आप कर ही सकते हो। निदेशक, ऑफ कोर्स बिल्कुल कर सकते हैं। बोर्ड के बहुत से ऐसे नियम हैं जो स्कूलों को मान्य होते हैं, स्कूल मानते हैं। सिलेबस बोर्ड बनाता है, और फाइनल ईयर के एग्जाम्स भी बोर्ड कंडक्ट करता है। ये सारे काम बोर्ड के होते हैं। रजनी निदेशक के चेहरे पर नजर करते हुए, स्कूलों में आजकल प्राइवेट ट्यूशन का जो सिलसिला चला हुआ है, ट्यूशन क्या बच्चों को लूटने का धंधा चला हुआ है, और उसके बारे में आपका बोर्ड क्या करता है? अब फंस गया। निदेशक बड़े सहज भाव से, इसमें धंधे की क्या बात है? जब किसी बच्चा कमजोर होता है तभी तो उसके माँ बाप ट्यूशन लगवाते हैं, और अगर उसे लगे कि कोई टीचर लूट रहा है तो उस टीचर से न ले ट्यूशन, किसी और के पास चले जाएं। ये कोई मजबूरी तो है नहीं कि पर ट्यूशन करनी जरूर पड़ेगी आपको, कि उस टीचर से नहीं है ना तो दूसरे के पास चले जाओ। रजनी
बच्चा कमजोर नहीं है, होशियार है और बहुत होशियार है, उसके बावजूद उसका टीचर लगातार उसे कोंचता रहता है कि ट्यूशन ले ले, और वह ट्यूशन ले वरना पछताएगा। बच्चे के माँ बाप को जरूरी नहीं लगता कि वे ट्यूशन लगवाते। जानते हैं क्या हुआ? मैथ्स का पूरा पेपर ठीक करने के बावजूद उसके कुल 72 नंबर मिलते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसने टीचर को बार बार कहने पर भी ट्यूशन नहीं ली थी। और वेरी शेड, सबसे बुरी बात, हेडमास्टर को एक्शन लेना चाहिए ऐसे टीचर के खिलाफ। कौन कहता है? वो निदेशक कहता है कि बहुत बुरी बात है, हेडमास्टर को एक्शन लेना चाहिए। रजनी, क्या खूब आप कहते हैं कि हेडमास्टर को एक्शन लेना चाहिए। हेडमास्टर कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तब करेगा कौन? मैं पूछती हूँ कि ट्यूशन के नाम पर चलने वाले इस घिनौने कैरेट को तोड़ने के लिए दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए आपको, आपके बोर्ड को? और चेहरा तमतमा जाता है कि हेडमास्टर साहब के पास गई हूँ, परंतु हेडमास्टर साहब ने भी मना कर दिया है, अब कौन करेगा? निदेशक, लेकिन हमारे पास तो आज तक किसी पेरेंट्स ने इस तरह की कोई शिकायत ही नहीं आई। कि मेरे पास तो ऐसी कोई शिकायत नहीं है। रजनी, यानी कि शिकायत आने पर भी आप इसके बारे में कुछ सोच सकते हैं। वैसे शिक्षा के नाम पर दिन दहाड़े चलने वाली इस दुकानदारी को कि आपने बोर्ड ऑफ एजुकेशन की कोई जानकारी ही नहीं है, कोई चिंता ही नहीं है, बड़ा व्यंग्य करती है। निदेशक साहब बोलते हैं, कैसी बात करती हैं आप? कितने इंपॉर्टेंट मैटर्स रहते हैं हम लोगों के पास, यानी हमारे पास बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां रहती हैं। और अभी पिछले 6 महीने में तो देखिए, नई शिक्षा प्रणाली को लेकर के भी कितने सेमिनार्स ऑर्गेनाइज किए हैं हमने, यानी बहुत से सेमिनार लगाए हैं। रजनी व्यंग्य से कहती है, ओ इम्पोर्टेंट मैटर्स, नई शिक्षा प्रणाली। अरे पहले इस शिक्षा प्रणाली के छेदों को तो रोकिए, वरना बच्चों के भविष्य के साथ साथ आपकी नई शिक्षा प्रणाली भी छन करके गड्ढे में चली जाएगी। निदेशक थोड़े गुस्से में, आप ही पहली महिला हैं और हो सकता है कि आखिरी भी हों जो इस तरह की शिकायत लेकर के आई हैं। कि इस तरह की शिकायत लेकर के हमारे पास कोई नहीं आया है, आप पहली और आखिरी हो सकते हैं। रजनी, ठीक है, तो आपके पास शिकायत का ढेर ही लगवा कर रहूंगी। झटके से उठ करके बाहर चली जाती है। निदेशक देखता रह जाता है, फिर उसके कंधे, अपने कंधे वो उचका देता है। अब मोटाज में कुछ नया दृश्य दिखाएं। रजनी फोन कर रही है, मेज पर कुछ पत्र रखे हुए हैं। रजनी का रजिस्टर में उसके नाम पते उतार रही है लोगों के, साथ में 1-2 महिलाएं और भी हैं, और फिर एक के बाद एक 3-4-5 घरों में माँ बाप से मिल रही होती है, उन्हें समझा रही है, और साथ में लीलाबेन और 3-4 महिलाएं और। अब नया दृश्य आता है कि किसी अखबार का दफ्तर है और कमरे में संपादक बैठे हुए हैं, साथ में 3-4 स्त्रियों के साथ रजनी बैठी हुई है। संपादक, अब यहाँ से कहानी नई तरीके से शुरू होगी। आपने तो इसे बाकायदा आंदोलन का रूप दे दिया, संपादक ने कहा। बहुत अच्छा किया, इसके बिना कोई यहाँ की चीजें बदलती भी तो नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में फैली इस प्रकार की दुकानदारी को तो बंद होना ही चाहिए। रजनी एकाएक जोश में आकर के, आप भी महसूस करते हैं ना ऐसा? तो फिर साथ दीजिएगा हमारा। अखबार यदि किसी किसी इशू को एक बार, यानी किसी विषय को एक बार उठा ले, लगातार उस पर चोट करता रहे, तो फिर वह थोड़े से लोगों की बात नहीं रह जाती है, सबकी बन जाती है। आंखें मूंद कर नहीं रह सकता कोई भी, फिर कोई उससे, आप सोचिए जरा, अगर इसके खिलाफ कोई नियम बनता है, यानी आवेश में कि हमारे बोल नहीं पा रही है, इसके नियम मतलब कोई नियम बनता है, कितने पेरेंट्स को राहत मिलेगी, कितने बच्चों का भविष्य है वो सुधर जाएगा, उन्हें अपनी मेहनत का फल मिलेगा, माँ बाप के पैसे नहीं लगेंगे। शिक्षा के नाम पर बचपन से ही उनके दिमाग में तो यह तो नहीं भरेगा कि पैसा ही सब कुछ है, वे यानी अलग अलग तरीके की अपनी बात करती है, बहुत अच्छी अच्छी बातें संपादक के सामने रखती है। संपादक कहता है हंस करके, बस मैं समझ गया आपकी सारी तकलीफ, आपका सारा गुस्सा। रजनी, तो फिर दीजिए हमारा साथ, उठाइए इस इशू को और लगातार लिखते रहिए, धुआंधार लिखिए इसके बारे में। संपादक, इसमें आप अखबार वालों को अपने साथ ही पाएंगे। अमित के उदाहरण से आपकी सारी बात मैंने नोट कर ली है, और एक अच्छा सा राइट अप तैयार करके पीटीआई के द्वारा मैं एक साथ फ्लैश करवाता हूँ कि इसको एक साथ दिखाऊंगा, आप देखना। रजनी गदगद हो गई, यानी खुशी हो गई रजनी को। एक काम और कीजिएगा, 25 तारीख को हम लोग पेरेंट्स की एक बहुत बड़ी मीटिंग रख रहे हैं, राइट अप के साथ में उसकी सूचना भी दे दीजिएगा, तो सब लोगों तक खबर पहुंच जाएगी। व्यक्तिगत तौर पर तो हम मुश्किल से 100-200 लोगों से ही संपर्क कर पाए हैं, वह भी रात दिन भाग दौड़ करके, जरा सा रुक करके। अधिक से अधिक लोगों के आने की आग्रह के साथ में सूचना जरूर दीजिएगा कि हम 25 तारीख को पेरेंट्स की मीटिंग कर रहे हैं। तो अच्छा प्रश्न बनता है, कितनी तारीख को मीटिंग रखी थी? 25 तारीख को। संपादक दी।
रजनी, ये हुई ना कुछ बात, अब नया दृश्य शुरू होता है। मीटिंग का हॉल है, मीटिंग का यहाँ पर स्थान हॉल है। बाहर कपड़े का बैनर लगा हुआ है, बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और भीतर जा रहे हैं। लोग खुश हैं और लोग जोश में हैं। विरोध और विद्रोह का पूरा माहौल बना हुआ है। दृश्य कट करके अंदर जाता है, हॉल पूरा भरा हुआ है। एक और प्रेस वाले बैठे हैं, इसे बाकायदा फोकस करना है। और एक महिला माइक पर से उतर करके नीचे आती है। हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट है। अब मंच से उठ करके रजनी माइक पर जाती है और पहली पंक्ति में रजनी के पति यानी बैठे हुए हैं, बहनों और भाइयों, रजनी बोलती है, इतनी बड़ी संख्या में आपकी उपस्थिति और जोश की बात यही बता रहा है कि अब हमारी मंजिल दूर नहीं है। इन 2 महीनों में लोगों से मिलने पर इस समस्या के कई पहलू हमारे सामने आए। कुछ अभी तक आप लोगों के भी यहाँ पर सुना होगा रुक करके। यह भी सामने आया कि बहुत से बच्चों के लिए ट्यूशन ज़रूरी भी है। हाँ, माएँ इस लायक नहीं होती हैं कि अपने बच्चों को पढ़ा सकें और पिता रुक करके, जैसे कि वे घर और अन्य काम में जरा सी भी मदद नहीं करते हैं, बच्चे को भी नहीं पढ़ाते हैं। और ठहाका लगा करके मतलब कैमरा उसके पति पर चला जाता है। तब कमज़ोर बच्चों के लिए ट्यूशन ज़रूरी भी हो जाती है। रुक करके बोलती है, बड़ा अच्छा लगा जब टीचर्स की ओर से भी एक प्रतिनिधित्व ने आकर के बताया कि प्राइवेट स्कूलों में तो उन्हें इतनी ही कम तनख्वाह मिलती है कि ट्यूशन नहीं कराएं तो उनका गुजारा भी नहीं होता। ये बात भी बिल्कुल सही है। और कई जगह तो ऐसा भी है कि कम तनख्वाह देकर के ज़्यादा तनख्वाह पर हस्ताक्षर हैं वो भी करवाए जाते हैं। ऐसे टीचर से मेरा अनुरोध है कि वे संगठित होकर के एक आंदोलन चलाएं और इस अन्याय का पर्दाफाश करें। हॉल में बैठा हुआ पति धीरे धीरे फुसफुसाता है। लो, अब एक और आंदोलन की मसाल मिल गई है। कैमरा फिर रजनी पर आ जाता है। इसलिए अब वह अपनी समस्या से जुड़ी सारी बातों को नज़र में रखते हुए ही बोर्ड के सामने यह प्रस्ताव रखेंगे कि वे ऐसा नियम बनाएं। एक एक शब्द पे वो जोर देती है कि कोई भी टीचर्स अपने ही स्कूल के छात्रों का ट्यूशन नहीं करवाएगा। और ऐसी स्थिति में बच्चों के साथ जोर जबरदस्ती करने पर उसके नंबर काटने की गंदी जो हरकतें हैं अपने आप बंद हो जाएंगी। साथ ही ये भी हो कि नियम को तोड़ने वाले टीचर्स के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हम अब आप लोग अपनी राय दीजिए। सारा हॉल अप्रूव्ड की आवाज़ों से, तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। दृश्य समाप्त, नया दृश्य शुरू। रजनी के फ्लैट का दृश्य है। सवेरे का समय है। कैमरे में पति अखबार पढ़ रहे हैं। पहला पृष्ठ पलटते हैं, रजनी की तस्वीर दिखाई देती है। जल्दी जल्दी पढ़ता है, फिर एकदम से चिल्लाता है। पति बोलता है, रजनी रजनी। इसके पति का नाम रवि है, ध्यान रखना। सुनो तो, बोर्ड ने तुम लोगों का प्रस्ताव ज्यों का त्यों मान लिया है। ये देखो, ये बैठे हैं पतिदेव रवि जी, स्वीकार कर लिया। रजनी भीतर से दौड़ती हुई आती है और अखबार छीन करके जल्दी जल्दी पढ़ती है। चेहरे पर संतोष, प्रसन्नता और गर्व का भाव है। रजनी, मान तो लिया है, मान तो लिया गया हमारा प्रस्ताव, बिल्कुल जैसा का था वैसा का वैसा, और बन भी गया है नियम। खुशी के मारे अखबार को छाती से चिपका लेती है। मैं तो कहती हूँ कि अगर डट कर के मुकाबला किया जाए तो कौन सा ऐसा अन्याय है जिसकी धज्जियां न बिखेरी जा सके। यानी खुशी हुई रजनी को। अब पतिदेव रवि बोलते हैं मुग्ध भाव से देखते हुए, आई एम प्राउड ऑफ यू रियली रजनी, रियली आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, कि मुझे तुम पर गर्व है। रजनी इतराते हुए, 2 महीने से लगातार मेरी धज्जियां बिखरने के बाद में दोनों हंसने लग जाते हैं पति पत्नी कि 2 महीने से मेरी तुमने बेइज्जती कर रहे थे और आज आपको प्राउड हो रहा है मुझ पे। लीला बहन, कांताबाई और अमित का प्रवेश हो जाता है। लीला बहन, उस दिन तुम्हारी जो रसमलाई रह गई थी वह आज खाओ, और कांताबाई, और सबके हिस्से की तुम्हें ही खाओ। अमित दौड़ करके ने अपने हाथ से उन्हें रसमलाई खिलाने लगता है, पर रजनी अपने मुंह में डाल लेती है। सब हंसते हैं। हंसी के साथ ही धीरे धीरे क्या होता है, दृश्य समाप्त हो जाता है। आशा करता हूं कि पूरी एकांकी आराम से समझ में आई होगी। किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जैसा मैंने बताया वैसा अंडरलाइन जरूर कीजिएगा, और मैंने जो दृश्य पूछे थे वो जरूर आप अपने बुक्स के में देख लेना। ऐसे तो आई थिंक हो सकता है आपको याद रहे ना रहे, परंतु एक बार देख लेना और फिर देख करके आप करना। ऐसा प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है कि इस कहानी में कितने परिच्छेद हैं, इस एकांकी में कितने दृश्य हैं, कितने पर्व हैं, है ना। तो जरूर लिखना, और कैसा लगा वीडियो वो भी लिखना, और अपने मित्रों तक भी शेयर तो करना ही करना है। धन्यवाद।